हे गाइस, दिस इज शिव मिश्रा एंड यू आर वाचिंग द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, इसे कैसे निर्धारित किया जाता है और जो भी पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं क्या उसमें भी एमएसपी का कोई रोल है। और हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि जो किसान हैं उनकी क्या मांगें हैं और वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ में ही हम यह जानेंगे कि भारत सरकार का क्या तर्क है उनकी मांगों के पीछे का। और अभी हाल ही में 3 बिल पास किए गए भारत सरकार द्वारा जो कि एक्ट बन गए और उन एक्ट्स का विरोध किया जा रहा है भारतीय किसानों का। तो हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि उन एक्ट्स में क्या प्रावधान किए गए हैं, भारत सरकार के क्या तर्क हैं और जो किसान हैं उनके क्या तर्क हैं, उनकी क्या मांगे हैं। तो आइए हम इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं और इसके बाद में ही हम जानेंगे कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो क्या है, कैसे निर्धारित की जाती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो इंडियन फार्म रिफॉर्म्स 2020 के तहत 3 एक्ट लाए गए भारत सरकार द्वारा, ये क्या हैं, इनके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। तो ये 3 एक्ट हैं। इन 3 एक्ट में पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 एंड दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 एंड तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। जो पहला एक्ट है इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जो भारत के किसान हैं वो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ट्रेड कर सकते हैं बियॉन्ड फिजिकल प्रीमिसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी। एपीएमसी जो हम लोग जिसे मंडी के नाम से जानते हैं, ये जो मंडी वाली व्यवस्था है ये पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में काफ़ी प्रचलित है। तो आप इन मंडी के अलावा भी अपनी प्रोड्यूसर्स को बेच सकते हैं। जो किसान हैं वो अपने प्रोड्यूसर्स को इन मंडियों के अलावा अलग जगहों पे बेच सकते हैं और इसके साथ साथ में ही ये अपना प्रोड्यूस किसी दूसरे प्रदेश में भी बेच सकते हैं। और इसके बाद में जो दूसरा एक्ट है इनका, इस एक्ट के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, जो एक्ट है वो दिस क्रिएट्स अ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन अ फार्मर एंड अ बायर बिफोर द प्रोडक्शन और रियरिंग ऑफ एनी फार्म प्रोड्यूस। मतलब कि जो हमारा प्रोड्यूस है, किसान का जो प्रोड्यूस है, उसके प्रोडक्शन के पहले ही आप एक एग्रीमेंट के तहत जो है किसी बायर को दे सकते हैं अपने खेत को, या कुछ ऐसा कुछ समझौता कर सकते हैं कि जो बायर आपका कहे आप उस फसल को उत्पादित करें या बायर आपसे आपकी ज़मीन ले करके खुद उत्पादित करे। कुछ इस तरह से किया जाएगा इस एक्ट के तहत। और जो तीसरा वाला है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसके तहत कुछ फसलों के नाम हैं सेरेल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, ओनियन, पोटैटोज, इनको एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंतर्गत नहीं रखा गया है, वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह निकलता है कि इनका स्टोरेज किया जा सकता है, इनका किसानों के द्वारा स्टोरेज किया जाए और जब इसकी मांग हो तब वो लोग आपूर्ति करें और इससे वो लाभ कमा सकते हैं। अब किसानों के इसके पीछे क्या तर्क हैं और वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो एपीएमसी व्यवस्था है, सरकार का जो तर्क है उसमें ये है कि एपीएमसी व्यवस्था में काफ़ी खामियां हैं और खामियां वास्तव में हैं। खामियां क्या हैं कि जो एपीएमसी है इसके तहत जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है किसानों को, उसके अंतर्गत कुछ 22-24 फसलें हैं उन्हीं पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। इसके अलावा जो फसलें हैं जैसे कि फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स हुई, इन पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित नहीं किया है भारत सरकार ने। और इसका जो है ये जो मंडी की व्यवस्था में इनके जो बिचौलिए, सरकार जिन्हें बिचौलिए कहती है, वो लोग क्या करते हैं कि डबल कमीशन कमाते हैं। डबल कमीशन किस तरह से, किसानों से अपने मन माफिक दाम पे प्रोड्यूस खरीदते हैं और इसके बाद में बायर्स को अपने मन माफिक दाम पे बेचते हैं। तो इस तरह से इनका डबल कमीशन बनता है, एक तो किसानों से और दूसरा बायर्स से। और इसके अलावा ये लोग स्टोरेज करते हैं, कोल्ड स्टोरेज वगैरह बना के पोटैटो जो को स्टोरेज कर लेते हैं और जब इसकी आवश्यकता पड़ती है, जब मतलब कि मार्केट में मांग होती है, तब इसको बेचते हैं अपने मन माफिक दाम पे। और यही कारण है कि समय समय पर प्याज, टमाटर, आलू इसके दाम बढ़ जाते हैं। अब सरकार यही चाहती है कि जो किसान हैं वो अपने स्तर पर इसका स्टोरेज करें और इस तरह से जो फ़ायदा है वो जो मंडी के जो लोग हैं वो ना कमा करके किसान स्वयं कमाएं। लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि जो हमारे किसान हैं, भारत में छोटे किसानों की बहुलता है और यहाँ के जो किसान हैं उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपने प्रोड्यूस को स्टोर कर सकें और जब उसकी मार्केट में मांग हो तब उसकी आपूर्ति करें। उनकी इतनी
क्षमता है ही नहीं। और यही हमारे किसानों की मांग है कि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम सामान को स्टोर कर पाएँ और जब उसकी मांग हो तब आपूर्ति कर पाएँ। और जो एमएसपी की बात है, जो यहाँ पे ये बात की गई है कि जो किसान है वो एपीएमसी के बाहर यानी मंडी के बाहर भी अपने प्रोड्यूस के बेच सकते हैं, तो ये वास्तव में अभी भी हो रहा है। अभी भी कैसे हो रहा है कि जैसे जो हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी के किसान हैं ये तो अपने प्रोड्यूस को मंडियों में बेचते हैं, लेकिन अदरवाइज और जो किसान हैं यूपी के हैं, बिहार के हैं, ये मंडियों में अपना प्रोड्यूस नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर मंडियों तक अपने प्रोड्यूस को नहीं पहुंचा पाते हैं तो ये किसी दूसरे राज्य तक कैसे पहुंचा पाएंगे। और यही कारण है कि लगभग 94 से 96% जो किसान हैं वो अपने प्रोड्यूस को किसी बिचौलिए के हाथ में बेच देते हैं और इस तरह से उन्हें एमएसपी नहीं मिल पाती है। लेकिन जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो जागरूक हैं और अपने प्रोड्यूस को मंडियों तक पहुंचाते हैं और यही कारण है कि उनको एमएसपी मिलती है और अब एमएसपी का एश्योरेंस नहीं रह जाएगा। और जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अभी आप इसको समझेंगे कि ये सरकार के ऊपर है कि एमएसपी प्रोवाइड करवा रही है कि नहीं करवा रही है। और इसके अलावा इसमें सारी फसलों को इंक्लूड में नहीं किया गया है, कुछ 22-25 फसलें हैं उन्हीं को इंक्लूड किया गया है, उन्हीं पे केवल एमएसपी प्रोवाइड की जाती है। तो जो हमारे किसान हैं उनकी मांग है कि जो एमएसपी है उसको स्थायित्व प्रदान हो। ऐसा ना हो कि वो सरकार के ऊपर डिपेंड करे कि वो चाहे तब एमएसपी प्रोवाइड करवाए, वो चाहे ना चाहे तो एमएसपी ना प्रोवाइड करवाए। और साथ ही साथ जब मंडी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जा रहा है, जो मंडी व्यवस्था नहीं रहेगी तो जो एमएसपी पाने की एश्योरेंस है किसान की वो ख़त्म होती जा रही है और इसलिए किसान सड़कों पर उतर आए हैं। तो ये इस प्रकार से कुछ मांगे हैं किसानों की और इसके पीछे सरकार के अपने अपने तर्क हैं। और अब हम जानते हैं कि एमएसपी क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है और इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य होता है जिसे सरकार द्वारा किसानों के पारिश्रमिक के तौर पर स्वीकार किया जाता है। यह किसी भी फसल की खरीद करते समय सरकारी एजेंसी द्वारा भुगतान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 जो केंद्रीय बजट है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत का 1.5 गुना रखा गया। जो कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP है इसके द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है और ये जो सिफारिश होती है ये सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इसको माने, अगर सरकार के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो मानेगी और कि नहीं मानेगी, लेकिन इसका जो सिफारिश होता है ये CACP करती है। CACP का पूरा नाम है कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो ये जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है ये सिफारिश करती है 22 अधिदिष्ट फसलों मैंडेटेड क्रॉप्स का, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए सिफारिश करती है। और इसके बाद में गन्ने के लिए ये उचित और लाभकारी मूल्य FRP की सिफारिश करती है भारत सरकार को। और ये भारत सरकार के ऊपर है कि भारत सरकार इस सिफारिश को मानती है कि नहीं मानती है। जो अधिदिष्ट फसलें हैं, इन अधिदिष्ट फसलों में 14 खरीफ की फसलें शामिल हैं, 6 रबी की फसलें शामिल हैं तथा 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। अभी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि इन फसलों के नाम क्या हैं। जो अभी जान लीजिए कि जो खरीफ फसल होती है इसकी बुआई लगभग जुलाई में की जाती है और जो रबी की फसल होती है इसकी बुआई ठंडियों में की जाती है यानी दिसंबर के आसपास। अब हम जान लेते हैं कि ये जो फसलें हैं जिन पे एमएसपी प्रोवाइड की जाती है ये कौन कौन सी फसलें हैं। इसमें अनाज हैं 7 प्रकार के, जिनमें धान, गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। इसके अलावा दाल हैं 5 प्रकार की, चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर की दाल। तिलहन में है मूंगफली, सरसों, तोरिया जिसे लाही बोला जाता है, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम का बीज, राम तिल का बीज। इसके अलावा कच्ची कपास, कच्चा जूट, नारियल और सूखा नारियल। और गन्ना पर उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है CACP के द्वारा। अब ये CACP क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया या यह पहली बार अस्तित्व में जनवरी 1965 में आया। यह एक सलाहकारी निकाय है, अर्थात इसकी जो सलाह होती है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मानेगी कि नहीं मानेगी, उसके ऊपर बाध्यकारी नहीं है। एमएसपी का निर्धारण करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP द्वारा खेती की लागत समेत विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है। ये कारक हैं उत्पादन की मांग और आपूर्ति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य रुझान, मुद्रास्फीति, वातावरण अर्थात मिट्टी, पानी का उपयोग आदि। इन कारकों के आधार पर इसका मूल्य का निर्धारण करती है CACP।
यहाँ पे ये बात महत्वपूर्ण है कि फसलों की उत्पादन लागत का निर्धारण करने के लिए कृषि मंत्रालय के तहत आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रदान आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, जो कि जमीनी अर्थात इसका ज़मीनी स्तर पर सर्वेक्षण नहीं किया जाता है। जो एमएसपी निर्धारित की जाती है ज़मीनी स्तर पर सर्वेक्षण करके इसका निर्धारण नहीं होता है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जो आंकड़ा प्रोवाइड किया जाता है उसी के आधार एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये आंकड़े 3 साल के अंतराल पर आते हैं। सीएसीपी द्वारा राज्य और अखिल भारतीय दोनों स्तरों पर प्रत्येक फसल के लिए 3 प्रकार की उत्पादन लागतों का अनुमान लगाया जाता है। ये हैं A2, एक टर्म A2 है, दूसरा है A2FL और तीसरा है C2। A2 में क्या है आप इसे समझिए, बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन और सिंचाई, इस पे जो प्रत्यक्ष लागत होती है किसान की उसे हम A2 नाम देते हैं। उसे सीएसीपी ने A2 नाम दिया है। A2 प्लस FL में क्या है, इसमें जो फैमिली लेबर होता है उसको भी शामिल किया जाता है A2 के साथ साथ में, मतलब जो अवैतनिक पारिवारिक श्रम है इसको A2 के साथ साथ में शामिल किया जाता है। C2 में A2 प्लस FL में किसान की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज भी सम्मिलित किए जाते हैं, यानी कि ये काफ़ी व्यापक है। अब अभी वर्तमान में जो हाल फिलहाल में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके पीछे के क्या तर्क हैं उसके बारे में भी थोड़ा और जान लीजिए। 2018-19 के केंद्रीय बजट के भाषण में सरकार ने उत्पादन लागत को निर्दिष्ट नहीं किया कि यानी जो उत्पादन लागत निर्धारित की गई है ये A2 पे निर्धारित की गई है कि A2 प्लस FL पे निर्धारित की गई है कि C2 पे के आधार पर निर्धारित की गई है, इसका उल्लेख भाषण में नहीं किया गया। लेकिन सीएसीपी की द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति विपणन सत्र 2018-19, उसमें इसने कहा कि जो सिफारिशें इसने की थी, एमएसपी की सिफारिशें जो की गई थी इसके द्वारा वो A2 प्लस FL पर आधारित थी। अब जो हमारे किसान हैं उनकी मांग है कि A2 प्लस FL पर हमारी जो एमएसपी है उसको ना निर्धारित करके C2 पर निर्धारित की जाए, और इसके पीछे सरकार के अपने तर्क हैं। तो इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप चाहते हो तो इसे शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। थैंक यू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।